हमारे चैनल पर सभी कक्षाओं का वीडियो आ रहा है और हम शुरू कर रहे हैं क्लास छठी के साइंस का चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है भोजन। और झारखंड बोर्ड के किताब से हमने यहाँ पर लिया हुआ है। पूरा किताब का चैप्टर आपको पढ़ने की आवश्यकता भी अब नहीं है। अब सिर्फ आप हमारे वीडियो को देख करके और सारांश तैयार कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके चैप्टर में है, क्योंकि मैंने आप ही के किताब से जो है वो सारे सारांश को उठा करके लिया हुआ है, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आप आसानी से जो है वो आंसर कर पाएंगे सभी क्वेश्चन आंसर का। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 भोजन झारखंड बोर्ड। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैप्टर 1 क्लास छठी को देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले शाकाहारी के बारे में पूछा गया है कि शाकाहारी किसको कहते हैं। तो देखिए, ऐसा जंतु जो केवल पेड़ पौधे और उसके उत्पादों को भोजन के रूप में खाते हैं उसको शाकाहारी कहा जाता है। मतलब ऐसा जंतु, कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल पेड़ पौधा और उसी से जो निर्मित उत्पाद हैं उसी को भोजन के रूप में खाते हैं, जिनको शाकाहारी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है मांसाहारी, जो केवल मांस खाता है। ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं उसको मांसाहारी कहा जाता है। जैसे बाघ जो है वो बिल्कुल मांसाहारी है, वो केवल जो है वो मांस वगैरह ही खाता, दूसरे जंतुओं को मार करके ही खाता है। गाय केवल जो है वो घास वगैरह खाती है या फिर पेड़ पौधों के उत्पादों को खाती है, इसीलिए उनको बोलेंगे शाकाहारी। ठीक है। तीसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है भोजन के प्रमुख घटक। मतलब भोजन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन से हमें कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये इन सबों को कहा जाता है भोजन का घटक या पोषक तत्व, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो भोजन का जो प्रमुख घटक है वो यही सारे हैं, जिसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। मतलब इन सबों को मिला करके पोषक तत्व बोल सकते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। ये सब जो है ये सब भोजन के घटक या जिसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें पोषक तत्व चाहिए। लेकिन पोषक तत्व क्यों चाहिए हमें? तो सबसे पहले देखिए कि भोजन से जो है वो हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है। भोजन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व देते हैं और ये पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और मरम्मती का काम करते हैं और साथ में स्वस्थ रखते हैं। जैसे आप अगर कुछ काम कर पा रहे हैं, मैं अगर बोल पा रहा हूं तो इसमें भी ऊर्जा लग रहा है। अगर हम लोग चल पा रहे हैं तो इसमें भी ऊर्जा लगती है। तो ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होगी? कार्बोहाइड्रेट वगैरह से। तो इसीलिए हमें भोजन जरूरी है। फिर हमारे शरीर में मरम्मती का काम होते रहता है। मान लीजिए कहीं कोई कोशिका मर गया या चोट लगा तो वहां पर मरम्मती का काम चलते रहता है। फिर हमें स्वस्थ रखने का भी कार्य जो है वो पोषक तत्व करता है। तो इसलिए हम लोगों को भोजन करना आवश्यक है, क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर हमारे शरीर को जो है वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा। जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मरम्मती का कार्य नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता है। अब जो है वो क्लास 6 के चैप्टर 1 में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए दिया, मतलब एक दो प्रयोग दिया गया है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में उसी चीज को लिख दिया हूँ कि किसी चीज में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे। मान के चलिए आपके पास आलू है, तो आलू में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसको आप कैसे जांच करेंगे। तो इसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, एक कटा हुआ आलू लेना है और आयोडीन का घोल लेना है और आलू को बीचों बीच काट करके उसके ऊपर आयोडीन के घोल को डाल देना है। डालने के कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आलू का जो कटा हुआ भाग जिस पर आपने डाला हुआ था वहां पर रंग जो है वो नीला या काला हो गया। तो वो जो नीला और काला हो गया वो किस वजह से हुआ? क्योंकि उस आयोडीन घोल जो है वो उसके साथ अभिक्रिया करके उसका जो है वो रंग जो है वो नीला या काला कर दिया। यानी वहां पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, तभी तो ये काम हुआ। तो नीला या काला अगर रंग हो जाता है तो इसका मतलब वहां पर मंड है या स्टार्च है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। मंड या स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है और इसी की वजह से इसी के साथ अभिक्रिया करके जो है वो रंग उसका नीला या काला हुआ। ठीक है।
इसी प्रकार से दूसरा जो है वो यहाँ पर दिया गया है एक और परीक्षण करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का। तो दूसरा जो परीक्षण है उसमें बोला गया है कि आप जो है वो माड़ लीजिए। जब हम लोग चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो उसके साथ माड़ भी, मतलब बहुत पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा माड़ होता था, आजकल प्रेशर कुकर में माड़ नहीं होता है, लेकिन जो भी लोग जो है वो अन्य बर्तनों में बनाते हैं वहाँ पर माड़ आता है। तो उस माड़ में जो है आप आयोडीन नमक को छिड़क दीजिए। अब आयोडीन नमक को जैसे आप छिड़किएगा तो थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि माड़ का रंग जो है वो नीला या काला जैसा हो गया, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट था, इसीलिए वो नीला या काला हो गया। अब अगला जो है वो है प्रोटीन का परीक्षण। यानी प्रोटीन का जांच आप कैसे करेंगे, किसी चीज में प्रोटीन है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें लेनी होगी। सबसे पहले दाल का चूर्ण ले लीजिए, कॉपर सल्फेट का घोल ले लीजिए, कास्टिक सोडा का घोल ले लीजिए, और एक परखनली ले लीजिए। मतलब एक परखनली मतलब शीशे वाला बर्तन टाइप का जो होता है, और एक ड्रॉपर, मतलब जिससे हम लोग कॉपर सल्फेट के घोल को उसमें डाल सकें। या ड्रॉपर नहीं भी है तो आप ऐसे भी कॉपर सल्फेट का घोल या कास्टिक सोडा का घोल डाल सकते हैं। तो इतने सारे सामानों को लीजिए। इसके बाद दाल के चूर्ण को परखनली में डाल दीजिए और उसके ऊपर 2 बूंद जो है वो कॉपर सल्फेट का घोल डालिए। फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डाल दीजिए। अब परखनली को अच्छी तरीके से हिला दीजिए, और अगर वो दाल का रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है तो इसका मतलब प्रोटीन उसमें उपस्थित था। प्रोटीन की उपस्थिति के कारण से ही उसका रंग बैंगनी हो गया। तो प्रोटीन का परीक्षण करने का ये तरीका है। और अब जो है आप एक ऐसा पदार्थ लीजिए, मान के चलिए आपने चावल ले लिया। अब चावल पर भी यही परीक्षण कीजिए, तो चावल का रंग बैंगनी नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं था इसलिए उसमें नहीं हुआ। दाल में प्रोटीन था इसलिए दाल में हो गया। तो इसी प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं। एक और परीक्षण दिया हुआ है, वो है वसा का परीक्षण। मतलब वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि वसा उसमें है या नहीं है। तो इसके लिए जो है एक सफेद कागज में मूंगफली के दाने को लेकर के उसको पकड़िए, जोर से दबाइए, फिर कागज को खोलिए। मतलब मूंगफली के दाने लीजिए कागज में और उसको जोर से पकड़िए, फिर उसके बाद उसको खोलिए। अब आप कागज को जैसे ही खोलेंगे तो उस पर तेल का धब्बा आपको दिखाई पड़ेगा, और ये किस वजह से हुआ? मूंगफली में जो वसा था उसी के कारण से हुआ। मतलब तेल की जो मात्रा थी उसी के कारण से हुआ। यही काम आप अरंडी या महुआ के बीज के साथ कीजिए। हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें वसा नहीं है, हो गया तो वसा है। अब जो है वो हम लोगों ने तो बहुत सारे पोषक तत्वों को देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये तमाम पोषक तत्व तो जरूरत पड़ता है। इसके अतिरिक्त भी 2 अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो है जल और उसके बाद रुक्षांश। जल जो है वो द्रवित रूप में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र एवं पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र या पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम जल करता है। जल के कारण से हमारे शरीर में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, इसलिए जल बहुत जरूरी है। और दूसरा है रुक्षांश। हमारे शरीर में जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है रुक्षांश। और ये रुक्षांश किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार की हरी सब्जियों में रुक्षांश ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियों के इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में रुक्षांश पहुंचता है, और रुक्षांश जो है वो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए रुक्षांश बेहद जरूरी है हमारे शरीर के लिए। मतलब वो तमाम पोषक तत्वों के अतिरिक्त ये दोनों का होना आवश्यक है, अन्यथा बेकार हो जाएगा वो सारे पोषक तत्व। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पोषक तत्व है उसमें कौन कौन क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देते हैं, सबसे पहले हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको मिलेगा कहाँ से? तो देखिए यहाँ पर आपको जो जो तस्वीर में दिख रहा है ये सब अगर आप खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो आप काम कर पाएंगे। जैसे देखिए गन्ना है, शकरकंद है, आलू है, तरबूज है, ये सब चीज के खाने पर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है, तो इतने सारे सामानों का आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलता है? प्रोटीन जो है वो सभी प्रकार का दाल, इसके अतिरिक्त दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सबों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रोटीन हमें किन से प्राप्त होता है, तो सभी प्रकार के दालों से, दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सबों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है।
अगला जो है वो वसा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। वसा हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? तो वसा जो है वो सभी प्रकार के तेलों से हमको मिलता है। इसके अतिरिक्त दूध, घी, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, इन सबों से भी हमें वसा मिलती है। ठीक है, यानी वसा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ ये सब हो गए, सभी प्रकार के तेल, दूध, अंडा, घी, मक्खन, क्रीम, ये सब जो है इन सबों से भी हमें वसा प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमको ऊर्जा देने का काम करता है। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का वर्धक भोजन है, मतलब हमारा शरीर ग्रो करता है प्रोटीन के कारण से। टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करता है प्रोटीन। विटामिन एवं खनिज लवण स्वस्थ रखने में सहायक है और रोग से लड़ने में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि करता है, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। विटामिन और खनिज लवण जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त रुक्षांश जो है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। और जल जो है वो पोषकों को अवशोषित करने का कार्य करता है। जल जो है वो हमारे शरीर में से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में बहुत ही मदद करता है। इसके अतिरिक्त परिवहन में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए इन सबों के बहुत सारे कार्य हैं। हमें ये तमाम पोषक तत्व जो है वो उचित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उचित मात्रा में नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और हमें विटामिन वगैरह भी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन की कमी से बहुत सारा रोग भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि किस किस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, विटामिन का क्या कार्य है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो हमारी चमड़ी और आंखों के लिए जरूरी है, इन दोनों को स्वस्थ रखने का काम करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें देखने में दिक्कत होती है, दृष्टिहीनता हो जाएगी या रतौंधी जैसी बीमारियां हो जाएगी। दूसरा जो है वो विटामिन B1, ये हमारे हृदय और परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखने का काम करता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तीसरा जो है वो विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ने में सहायता करता है, और इसकी कमी से अस्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ने में सहायता करता है, और इसकी कमी से अस्कर्वी नाम की रोग होती है। विटामिन डी जो है वो हड्डी, दांत, इन सबों के लिए जरूरी है, इन सबों को मजबूती बनाता है, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का बीमारी हो सकता है। विटामिन ई की जो है वो हमारे त्वचा और प्रजनन अंग को स्वस्थ रखने का काम करता है, और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारा चमड़ी और प्रजनन अंग ये दोनों प्रभावित होने लगता है। और विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, मतलब अगर कभी कहीं कट जाते हैं तो रक्त जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये काम विटामिन के कारण से होती है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त जमता ही नहीं है, कहीं कट जाइएगा तो खून निकलते रहेगा। इसलिए विटामिन के का होना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमने तो देख लिया कि कौन कौन सा विटामिन है, उसकी कमी से कौन कौन सा रोग हुआ, लेकिन विटामिन हमें मिलेगा कहाँ से? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, इन सबों का स्रोत यहाँ पर दिया गया है। विटामिन ए मिलेगा हमको दूध से, मछली के तेल से, मछली से, इसके अतिरिक्त पपीता से, गाजर से, आम से, इन सबों से हमें विटामिन ए मिलेगा। विटामिन बी जो है वो हमको मिलेगा गेहूं से, चावल से, और ये जो है ये यकृत वगैरह इन सबों से, मतलब मांस मछली से भी आपको मिल जाएगा। विटामिन सी जो है वो सभी प्रकार के खट्टे पदार्थों से, नींबू, आंवला, संतरा, इसके अतिरिक्त जो अमरूद, इन सबों से जो है वो विटामिन सी प्राप्त होगा। विटामिन डी जो है वो दूध, मक्खन, अंडा, मछली, इन सबों से प्राप्त होगा। विशेषकर ये जो अंडा वाला जो है, अंडा, मांस, मछली, मक्खन, दूध, इन सबों में बहुत ज़्यादा प्रकार के विटामिन होते हैं। देखिए यहाँ पर भी दूध वगैरह है, यहाँ भी दूध है, तो आप इन सबों को सेवन पर भी ज़्यादा जोर दें। आप जो है वो अगर मांसाहारी हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें जो है वो सेवन करना चाहिए, इससे बहुत प्रकार का विटामिन आपको मिल जाएगा। शाकाहारी हैं फिर आप जो है वो अल्टरनेट जो उपाय है वो सब आप करें। अगला जो है वो संतुलित आहार। देखिए बहुत ज्यादा भोजन करना और बहुत कम भोजन करना दोनों खतरनाक है। और भोजन मतलब क्या? पोषक तत्व शरीर को मिले। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग एक ही प्रकार के चीज को खा रहे हैं तो फिर हम उसे संतुलित आहार नहीं कहेंगे। संतुलित आहार का मतलब हुआ ऐसा भोजन जिसमें सब प्रकार का पोषक तत्व
उचित मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक है, ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो वो संतुलित आहार नहीं कहा जाएगा। कम मात्रा में होगा तो संतुलित आहार नहीं होगा, ज्यादा मात्रा में होगा तो भी संतुलित आहार नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अगर हम खाएंगे तो भी हमारे लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। अगला है जो कि क्लास 6 की किताब में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लो सोडियम नमक। लो सोडियम नमक जो है एक ऐसा नमक होता है जिसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, और ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसको हाई बीपी होता है, उच्च रक्तचाप वाला जो भी रोगी होता है उसको नमक खाने से मना किया जाता है। या फिर अगर वो नमक खाना चाहते हैं तो उसको लो सोडियम नमक दिया जाता है, क्योंकि अगर सोडियम वाला नमक खाएंगे तो ये उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए खतरनाक होगा, इसलिए उनको लो सोडियम नमक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है वो जब हम लोग भोजन को बनाते हैं, भोजन को पकाते हैं, तो उस समय भी हमें कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जब हम लोग फल सब्जी को खाने के लिए काटते हैं तो पहले धो लेना चाहिए, फिर काटना चाहिए। भोजन को पकाने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल या जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चावल एवं दाल को बार बार नहीं धोना चाहिए, इससे पोषक तत्व भी जो है वो धुल जाता है। इसीलिए हमें जो है ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो खनिज लवण देखिए, आयोडीन, फास्फोरस, लोह और कैल्शियम, ये 4 प्रकार का खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। पहला आयोडीन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा लोह और चौथा कैल्शियम। तो आयोडीन हमें मिलता है मछली से, केकड़ा से, आयोडीन नमक से, अदरक से और समुद्री उत्पादों से। समुद्री मछली वगैरह अगर आप खा लेते हैं तो इसमें भी आपको आयोडीन वगैरह मिल जाएगा। फास्फोरस जो है वो केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम, इन सबों से हमें मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है वो लोह पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत, इन सबों से मिलता है। और कैल्शियम जो है वो दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला, इन सबों से मिलता है। इसलिए हमें अपने भोजन में हर प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमें हर प्रकार का पोषक तत्व मिल सके। अब देखिए खनिज लवण का स्रोत यहाँ भी दिया हुआ है, आयोडीन, फास्फोरस, लोह और कैल्शियम किससे किससे मिलेगा। मैंने इससे पहले नाम भी बता दिया, यहाँ पर फिगर भी दिया गया, आप फिगर भी देख सकते हैं। और ये तमाम अगर आप खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो आपको खनिज लवण भी मिलेगा। तो इसीलिए आप जो है क्लास 6 के बच्चों को इसीलिए ये दिया गया है ताकि क्लास 6 के बच्चे खाने को अच्छे तरीके से खाएं, संतुलित भोजन करें। अब यहाँ पर देखिए कि किस रासायनिक पदार्थों का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, क्वेश्चन दिया हुआ था, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो है वो आम को तोड़ करके फिर उसको लाया जाता है, फिर उसमें एक चीज रख दिया जाता है जिससे वो पक जाता है, उसको कहते हैं कार्बाइड। कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने के लिए, लेकिन ये केमिकली जो है वो पका हुआ होता है। अगर पेड़ पर पका हुआ आम रहे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, और केमिकल के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो पकाया फल है वो आमतौर पर उतने फायदेमंद नहीं होते जितना पेड़ पर होता है। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि नेचुरल फल को खाएं। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कुपोषण क्या है। कुपोषण नाम से ही पता चलता है कि जिसको पोषण बढ़िया से नहीं मिला हो। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व तो उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को जो है वो सभी प्रकार का पोषक तत्व तो उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, और कुछ ऐसे दिखता है, दुबला पतला शरीर, एकदम अलग टाइप का ही वो ऐसा लगता है जैसे कुपोषण का शिकार हो गया हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जो है वो एक और होता है सूखा रोग। सूखा रोग किसको बोलते हैं? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है और शरीर काफी दुबला पतला हो जाता है, हड्डी पसली दिखाई देने लगती है। इस स्थिति को सूखा रोग कहते हैं। एक और रोग है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर रोग जो है, अगर भोजन में प्रोटीन कम हो जाता है तो बच्चों का वृद्धि रुक जाता है, मतलब वो जो बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, वो रुक जाता है और धीरे धीरे पेट फूलने लगता है। इस स्थिति को कहते हैं क्वासियोरकर। ये देखिए क्वासियोरकर का शिकार हो गया है, और ये जो है वो सूखा रोग या कुपोषण का शिकार हो गया है। देखिए कुपोषण भी बोल सकते हैं, सूखा रोग भी बोल सकते हैं। तो और ये जो है ये बच्चा ग्रो नहीं कर पाया बल्कि इसका पेट फूलते जा रहा है, इसको कहते हैं क्वासियोरकर रोग से पीड़ित। इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे वो रतौंधी।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए की कमी के कारण से रात में कम दिखाई देने लगता है। इस स्थिति को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गला फूल जाता है, गर्दन के पास जो ये गला है ये फूलने लगता है। इस स्थिति को कहते हैं घेंघा रोग। और साथ में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चे का जो है वो बच्चा जो है वो मानसिक विकलांग हो सकता है, मतलब दिमागी स्थिति उसका सही नहीं होगा। इसलिए आयोडीन का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में। ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग घेंघा रोग। एक और रोग है एनीमिया, जो कि आमतौर पर महिलाओं में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। लौह तत्व की अगर कमी हो जाती है शरीर में तो ऐसी स्थिति में खून की कमी हो जाती है और शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस स्थिति को कहते हैं एनीमिया। आम बोलचाल में इसको बोलते हैं खून की कमी। ठीक है, तो शरीर में लौह तत्वों की कमी नहीं होना चाहिए, लौह तत्व जो है वो मिलते रहना चाहिए हमारे शरीर को, ताकि एनीमिया नामक रोग नहीं हो। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डी और दांत ये सब कमजोर होने लगेंगे। इसलिए हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी ये सब जो है वो हमारे दांत के लिए, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इन सब पर विशेष ध्यान दें। मैंने आपको खाद्य पदार्थों का नाम बता दिया जिससे ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब एक और चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मोटापा। अभी तक हमने तो बात कर लिया कि अगर भोजन कम मिलेगा तो कौन कौन सा बीमारी होगा। अगर भोजन ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, पोषक तत्व अगर ज़्यादा मात्रा में मिल जाए और खासकर वसायुक्त मिल जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वसा वाला भोजन अगर मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में मोटापा नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये कई प्रकार की बीमारियों का जड़ है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये मोटापा के कारण से हुआ और ये कई प्रकार की बीमारियों का जड़ होता है। इसलिए मोटापा से भी बचना है हमें भोजन करना है और संतुलित आहार को लेना है, जिसमें हर प्रकार का पोषक तत्व तो उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ना कम हो और ना ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, तभी जो है वो हम स्वस्थ रह पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर भी था, तो क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। आलू में होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, तो सही आंसर हो जाएगा मंड। हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग कैल्शियम खाएंगे तो हमारा हड्डी और दांत स्वस्थ रहेगा। तीसरा नंबर में दिया हुआ है किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन, वसा, तो सही आंसर है रुक्षांश। रुक्षांश में पोषक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए जरूरी होता है, इसीलिए हमें रुक्षांश खाना चाहिए। और रुक्षांश हमें किससे मिलता है? सभी प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जियों से। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो घेंघा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी शरीर में तो हमें घेंघा रोग हो जाएगा। ऐसे दो खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। किसमें कौन कौन सा पोषक तत्व रहता है वो आपको लिखना है। जैसे वसा किसमें पाया जाता है? सभी प्रकार के तेलों में, मछली में, इसमें वसा पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है वो मंड किसमें है? तो चावल में, आलू में। रुक्षांश जो है वो हरे पत्तेदार साग सब्जियों में। प्रोटीन जो है वो सभी प्रकार के दालों में, दूध, अंडा, मांस, मछली में, इन सबों में पाया जाता है। तो ऐसे करके दो खाद्य पदार्थों का नाम पूछा गया है। तो आप जो है वो इसका आंसर जरूर दें और साथ में वेट करें चैप्टर 2 का, क्योंकि बहुत जल्द हमारे चैनल पर चैप्टर 2 का भी जो है वो सारांश आ जाएगा। अभी चैप्टर 1 आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अपना क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर का जवाब मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।